नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे इस वीडियो में। और 2019 की वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम डेट है वो है 4/1/2020 और दूसरी शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। और पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है अपने इसी चैनल पर। UPSSC क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाकर वहाँ पर सभी जूनियर असिस्टेंट के अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा निशाचर। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। अन्य विकल्पों के अर्थ इस प्रकार हैं। वनचर, जंगल में रहने वाला पशु, वन्य पशु। दूसरा, जंगली मनुष्य। निशाकर, निशा करने वाला अर्थात चंद्रमा। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य हो जाएगा, अखाद्य। और पथ्य क्या होता है? पथ्य संबंधी, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन। अपाच्य, जो पच ना सके। अलभ्य, जो ना मिलता हो और दुर्लभ, जिसके पास घर ना हो। सही उत्तर हो जाएगा अनिकेत। अनिकेत कहा जाता है। गृही को गृहस्थ। अभिषेक का अर्थ होता है जल छिड़कना। राजा के सिंहासन रोहण का अनुष्ठान। अकिंचन, बहुत गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन भी बहुत पूछा जाता है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अकिंचन। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अपकर्ष। अपकर्ष गुस्से का समानार्थी नहीं है। क्रोध, अमर्ष, रोष, ये सब गुस्से के समानार्थी हैं। मद का समानार्थी नहीं है शिथिल। मद का समानार्थी शिथिल नहीं है। शिथिल शब्द का अर्थ है ढीलापन, सुस्ती, आलस होगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो काला विशेषण का रूप क्या होगा? पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर काली। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप काली होगा। विशेषण एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक से प्रभावित होता है। जैसे राघव अच्छा है, रानी अच्छी है, महेश सुरेश से बड़ा है, रीना सीता से बड़ी है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कव्वाली शब्द स्त्रीलिंग है, जो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, मुर्दा भी पूछा गया था किसी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें स्त्रीलिंग होता है, जैसे ममता, महिला, रानी आदि। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन 2 लिंगों में ही विभक्त हैं। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा 10 का। जैसे गाय का गायें, बात का बातें, बहन का बहनें, रात का रातें, सड़क का सड़कें, आदत का आदतें। तो अक्रांत, अकारांत। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। गाय का गायें। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि सौदा के अंत में गर लगा दें तो नया शब्द सौदागर हो जाएगा, जिसका अर्थ व्यापारी हो जाएगा। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? हिंदी में मैं का बहुवचन है हम होता है। हिंदी में मैं का बहुवचन हम है। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इस प्रश्न देखते हैं। तो कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िया रूप अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है इसमें? तो विकल्प भी अशुद्ध हो जाएगा। दिए गए कथनों में व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, कथन अशुद्ध है। अन्य विकल्प कुछ शब्द भावना के कारण बहुवचन में ही आते हैं। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, सही कथन है। चरण कमल बंधो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोप। उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से बड़ी मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? पूरी तरह तत्पुरुष से संबंधित है। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास होता है? अनुरूप में अव्ययीभाव समास होता है। रूप के अनुसार अनुरूप शब्द में अव्ययीभाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। यथोचित, यथा प्लस उचित, विकल्प सी हो जाएगा 19 का। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विकल्प बी सही हो जाएगा। नाविक का सही विच्छेद है ना प्लस नौ प्लस इक। नाविक इसमें अयादि संधि है और विकल्प सी हो जाएगा। तो नाविक का होता है 9 प्लस इक अयादि संधि। व्यवहार, वी प्लस औ प्लस हार, सही संधि विच्छेद, विकल्प ए हो जाएगा 22 का। सावधान महत्वपूर्ण है, सा प्लस अवधान। जल्दबाजी में क्या हो जाता है? सा प्लस दान पहला हो जाता है। इस तरह ध्यान से करिएगा। तो सावधान का होता है सा प्लस अवधान और दीर्घ संधि है, जैसे भोजन प्लस आलय भोजनालय। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर देखते हैं और प्रश्न देखते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस ऋषि, गुण संधि है, महर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निह प्लस चल, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विकल्प ए सही हो जाएगा। सदधर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस धर्म, सतधर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत प्लस धर्म होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और व्यंजन संधि है सदधर्म। और सत प्लस वाणी सदवाणी, अज प्लस अंत अजंत और अप प्लस ईंधन अविंदन। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यही शुद्ध वाक्य है, बाकी गलत है। आयुष और ऋचा बाजार गई नहीं, गए होना चाहिए। इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है और बच्चे ने कहा पापा आ गए। बच्चे ने कहा पापा आ गई गलत हो जाएगा, बच्चे ने कहा पापा आ गए, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 28, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गंदा पानी उबाल कर पिएं, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, और यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है,
बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो गंदा पानी उबाल कर पिए, यही शुद्ध वाक्य है। जबकि अन्य वाक्यों का शुद्ध रूप क्या होगा वो देख लीजिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और यमुना का पानी प्रदूषित है, यानी गंदा और प्रदूषित दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये गलत है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये सही है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, शुद्ध वाक्य है। जबकि अन्य वाक्यों का शुद्ध रूप है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, नहीं बढ़ता है। हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑफिस में प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, इस प्रकार से शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। यह आदमी सबके राज जानता है, बीज अंकुरित होने वाला है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प डी हो जाएगा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, शुद्ध वाक्य हो जाएगा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 32 का हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जा रहे हैं, गलत हो जाएगा, वे जा रहे हैं होना चाहिए। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। उन्होंने छक कर या पेट भर खाना खाया। अब प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना। विकल्प डी सही हो जाएगा। आंधी आवे बैठ गमावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। विकल्प बी सही हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गमावे, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विकल्प बी सही हो जाएगा। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुत अधिक पढ़ने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला। बहुत अधिक वाक्य प्रयोग हुआ तो किताबी कीड़ा है, किसी खेल कूद में नहीं रहता। अन्य विकल्प असंगत हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? सारा भेद खोल देना। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। त्रिशंकु होना का उत्तर होता है त्रिशंकु होना यानी किसी और का ना रहना। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भई गति सांप छछूंदर खेरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? दुविधा में होना। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, घाट घाट का पानी पीना यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव। घाट घाट का पानी पीना अनेक क्षेत्रों का अनुभव। विकल्प ए सही हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? तो मूर्त का अमूर्त हो जाएगा। अनाहुत का आहूत, आविर्भाव का तिरोभाव, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अमृत का विष, गरल हलाल। सम शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम का विषम हो जाएगा। विकल्प सी। लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक का परलोक हो जाएगा। सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का हो जाएगा विमुख। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? तो वक्ता शब्द का विलोम श्रोता। विकल्प नंबर सी। आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवृत का होगा अनावृत। आवृत का अनावृत होगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है, देख लेते हैं। विकल्प डी आर्द्रा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा, आर्द्र तीनों नम के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द तर, गीला, भीगा, क्लिग्न आदि हैं। आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है जो आषाढ़ माह के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में वर्षा एवं खेती का आरंभ होना उत्तम माना जाता है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए सही हो जाएगा। सीति डर का पर्यायवाची नहीं है। भीति, त्रास और भय ये सभी डर के पर्यायवाची हैं। भीति, भय, त्रास डर के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्ष होता है, अच्छ नहीं, निपुण, प्रवीण। अच्छ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छ शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं, जबकि दक्ष, निपुण, प्रवीण कुशल के पर्यायवाची हैं। कुशल के अन्य पर्याय हैं होशियार, चतुर, पारंगत आदि। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प सी हो जाएगा पंथी। पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंथी विशेषण शब्द है। पंथी विशेषण शब्द है, जबकि द्विज, खग, विहग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, विहंग आदि पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। सी पंथी। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, दौहित्र, तनया, सुता।
तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दौहित्र। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है बल्कि बेटी का, बेटा अर्थात नाती को दौहित्र कहते हैं, जबकि पुत्री के पर्यायवाची दुहिता, तनया, सुता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी आदि। इस तरह से प्रश्न के 50 का सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा, निंदा का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अपयश, अपवाद, बुराई, बदनामी, बुराई, बदगोई आदि। जबकि बरखुरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी। बरखुरदार का अर्थ आज्ञाकारी होता है। अपस्मार का अर्थ होता है मृगी रोग। स्तुति का पर्यायवाची पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना आदि। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है खलक। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है खलक, संसार का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय दुनिया, भुवन, जगती, जगत, विश्व, इहलोक आदि। दुष्ट का पर्यायवाची है खल, दुर्जन, अधम, धूर्त, पिशून, असंत, नीच आदि। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विकल्प हो जाएगा प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम प्रतीत होगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा तद्भव है? तो उजास तद्भव है और इसका तत्सम उज्ज्वल होता है। उल्लास का उल्लास होता है, उसास का उच्छ्वास और उजास का उज्ज्वल होता है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जब तत्सम नहीं कहे तो आपको तद्भव देख लेना है और तद्भव इसमें किशन दिख रहा है। किशन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। किशन का तत्सम कृष्ण होता है और कमर का कटी होता है, केकड़ा का कर्क होता है। प्रश्न संख्या 56, तद्भव नहीं है तो आपको तत्सम वाला विकल्प देख लेना है, तो हो जाएगा अधर। शब्द तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। और अन्य तद्भव तत्सम इस प्रकार हैं, दांत का दंत होता है, आँख का अच्छी होता है, कान का कर्ण होता है। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हो जाएगा तत्सम नहीं है तो तद्भव देख लेना है, तो पानीप। पानीप क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। अन्य सभी तत्सम है, जिसका दृष्ट का डीठ, पृष्ठ का पीठ, पंख का पंख। प्रश्न संख्या 58, तत्सम नहीं है यानी तद्भव बता देना है आपको, तो इसमें उपखान तत्सम शब्द नहीं है, जबकि गायक का तद्भव गवैया तथा शेष शब्द तत्सम है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। तत्सम नहीं है उपखान। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है यानी तत्सम बता देना है, तो इसमें देखिए तत्सम बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है यानी तद्भव नहीं है, तो तद्भव शब्द जो होता है वो तद्भव नहीं होता है, याद रखिएगा। तद्भव शब्द तद्भव नहीं होता है बल्कि तद्भव शब्द तत्सम होता है। तद्भव शब्द तत्सम होता है। उबालना का उद्वालन ये होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा तत्सम नहीं है तो तद्भव बता देना है आपको, उलझन। जबकि उर्वर, कोंकण, कोण तत्सम शब्द हैं। अब प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। यहाँ से आप स्वयं सॉल्व करेंगे और आंसर मिलाते चले जाएंगे। ये देखिए 61। अब इसको आप वीडियो रोकेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उत्तर मिलाइए। प्रश्न संख्या इसी तरह से 62 देखेंगे अगर हल करने की इच्छुक हैं तो। बाकी प्रश्नों का लेवल तो पता चल जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे रीजनिंग के। प्रश्न संख्या 63, 64 रीजनिंग का है, स्वयं करें, सॉल्व करें, उत्तर मिलाएं। प्रश्न संख्या 65, 66 भी रीजनिंग का है। प्रश्न देखते जाइए, आपको प्रश्नों की प्रकृति पता चले कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, यही उद्देश्य है। हल तो दिया ही है, आप हल भी देख सकते हैं। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। तरीका यही है कि आप वीडियो को रोक लें, इसके बाद सॉल्व करें, फिर आंसर मिला लें अगर आप करना चाहते हैं तो। 74 के बाद प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। 76 कथन
और निष्कर्ष से है। सत्तर पैसेज है एक प्रकार से। परिच्छेद से प्रश्न है, परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता हो, परिच्छेद है ये। प्रश्न संख्या 78, 79 एक अनुच्छेद, परिच्छेद, गद्यांश, जो भी आप कहें इसको, एक तरह से गद्यांश आप मान सकते हैं अपनी सरल भाषा में। ये रहे आपके, अब आंसर देख लीजिए, सी है इसका जैसे। प्रश्न संख्या 80, ये पैसेज पढ़िए, इसके बाद आप आंसर चुनिए, विकल्प मिला लीजिए। 81 नंबर, हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला, अलग करना है इसमें तो अलग हो जाएगा। गुलाबी क्यों? विबग्योर में हरा, नीला, नारंगी और पीला शामिल है, जबकि गुलाबी शामिल नहीं है। बेमेल का चयन करें। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। भूगोल अलग हो जाएगा क्योंकि और सभी विज्ञान की शाखाएं हैं, जबकि भूगोल सामाजिक विज्ञान की शाखा है। ये देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा, नौका, ये सभी क्या हैं? हिमकुटी को छोड़कर सभी एक प्रकार की नाव हैं, बेड़ा, कैनो और डोंगी, जबकि हिमकुटी एक प्रकार का घर है। हिम माने बर्फ़ से बनी कुटी, इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। ये भी शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 84, खड़ी चट्टानें, लयबीज, आरोही निक्षेप, सिंक होल्स और निलंबी निक्षेप। इसको आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन टफ है। देख लेते हैं, कभी रिपीट कर जाए तो आपको लाभ मिले। निलंबी निक्षेप, लयबीज और खड़ी चट्टानें नीचे से ऊपर को दर्शाती हैं, जबकि आरोही निक्षेप ऊपर से नीचे को दर्शाता है। आरोही ऊपर से नीचे को दर्शाता है, जबकि अन्य नीचे से ऊपर को दर्शाती है। ये लॉजिक है यहाँ पर। बेमेल का चयन करना है। बेमेल का अर्धवृत्त, अर्धविराम, बेमेल का चयन करें। अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार, अर्धस्वरक, सभी अर्ध लिखा हुआ है। एक प्रकार से सेमीफाइनल भी पूर्ण नहीं होता, पूर्ण जीत नहीं होती। सेमिनार यहाँ पर अलग है, तो विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखिए, इसको भी आपको सॉल्व करना है कि किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने। आप सॉल्व इसको पढ़िए, सॉल्व करिए, आंसर मिलाइए। अब आपने रोक लिया होगा और आंसर देखिए, विकल्प भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, एक बार फिर से ये प्रश्न देखिए। ऑप्शन है आपके, अभी आपको आंसर नहीं दिखाया गया है, इसीलिए अब इसका आप रोकेंगे, हल करेंगे, आंसर मिलाइए, डी हो जाएगा। हल भी देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 88 प्रश्न है और 88 का सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 89, प्रतिमा, आकार, गाना। गाना में धुन होती है, प्रतिमा में एक आकार। जिस प्रकार प्रतिमा का एक आकार होता है, उसी पर गाना की एक धुन होती है। 90, ये आपको करना है। वेन आरेख से प्रश्न है। अब देखते हैं सामान्य जानकारी के प्रश्न। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 3 स्तरीय निकाय। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO प्रमाणित 3 स्तरीय जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर निकाय हैं। जिला, मंडल और राज्य। यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है।
भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? उत्तर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 वर्ष 2018 में करंट अफेयर्स से प्रश्न है, स्वयं देख लीजिए। प्रश्न संख्या 94 उत्तर प्रदेश राज्य, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य में खाली स्थान शहर, कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन के लिए कौन सा? मुरादाबाद। शेष देख लीजिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प, सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग, आगरा मिट्टी खिलौना उद्योग, लखनऊ जरदोजी व चिकनकारी। प्रश्न संख्या 95 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 जनवरी 1916 को बसंत दिन पर की गई थी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 96 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? देख सकते हैं, विकल्प बी विकल्पानुसार सही हो जाएगा, किंतु याद रहे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर विकल्प में नहीं, इसलिए दूसरे वाले को यहाँ पर माना गया है। तो गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे, कानपुर नगर दूसरे नंबर पे और रैया तीसरे पे। प्रश्न संख्या 97 उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP सबसे अधिक था? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, विकल्प सी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है? पलाश, विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसू, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। प्रश्न संख्या 99 वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान को शुरू किया गया था। 24 फरवरी 2019 को PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 75,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की। याद रखिएगा कहाँ से लॉन्च हुई? तो गोरखपुर से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डेट भी याद रखिएगा, ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। 24/2019 याद रखिएगा, तभी आपको हो सकता है काम हो जाए। और गोरखपुर याद रखिएगा। इस योजना की शुरुआत 1 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों के खातों में 2,000 रुपये की पहली किस्त को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करके की गई और इसमें 2-2 हज़ार की 3 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है। PM किसान योजना के विस्तार निर्णय लिया गया। 2 हेक्टेयर अधिकतम जोत की बाध्यता समाप्त कर दी। अब सभी भूमि जोत वाले किसान इसके पात्र हैं। सभी को मिलेगी 2,000 की 3 किस्तें। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में खालिस्तान की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। दुमपुक्त क्या होती है? तो व्यंजन पकाने की विधि होती है। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। दुमपुक्त क्या है? व्यंजन पकाने की विधि है और मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 101 भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान, खरीजा। विकल्प सी हो जाएगा दस्तरखान। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा खुर्जा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर, मुंबई को सपनों का शहर और हॉलीवुड ऑफ इंडिया। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर है और जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। लाल मिट्टी कहाँ पर? लाल मिट्टी चुनार। चुनार कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बरेली का क्या प्रसिद्ध है? सूरमा। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ याद रखिए।
और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा पूरब घराना। तो लखनऊ घराना बहुत ही महत्वपूर्ण घराना है ये, और इसका अन्य नाम है पूरब घराना। यही प्रश्न पूछा गया। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ था। इसके प्रमुख कलाकार शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नर्तक संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 105, उत्पादन में कॉफ़ी उत्पादन में भारत किस स्थान पर 2017-18 की बात है? तो विकल्प सी हो जाएगा, 7वें स्थान पर। प्रश्न संख्या 106, कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? विकल्प बी हो जाएगा रूस। उस समय की बात है। 107 देखिए, किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? विकल्प बी 1855 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। जूट सोने का रेशा के नाम से मशहूर है। पहला प्रश्न ये हो जाता है कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। सन पूछा गया है, कह सकते हैं हार्ड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 108, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा खारी बावली, नई दिल्ली। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? सही उत्तर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम भारत की क्रिकेट टीम की आधिकारिक प्रायोजक है। यह कंपनी वर्ष 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी, जबकि बायजू भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक है। प्रश्न संख्या 110, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा चीन में। किस फिल्म ने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा हिलारो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 112, सर्दी विषुव रात दिन बराबर 2019 में को था? तो ये याद रखिएगा, विषुव का मतलब होता है रात दिन बराबर होते हैं सर्दी, तो उत्तर हो जाएगा इसका 23 सितंबर। विषुव हुआ वर्ष का वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात की अवधि समान हो जाती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे क्रमशः बसंत विषुव एवं शरद विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया 2019 में? सही उत्तर हो जाएगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। विकल्प सी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? 52वें स्थान पर है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115, जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, कौन सी रैंक है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी दूसरा। भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया? विकल्प सी इंदौर। प्रश्न संख्या 117, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई वर्ष पूछा गया है, तो 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। याद रखिएगा विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। और 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। कर प्रणाली की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर को 3 हिस्सों केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और आईजीएसटी में बांटा गया। प्रश्न संख्या 118 अनुच्छेद से है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 249। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अनुच्छेद 249। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। विकल्प डी अनुच्छेद 249 में बात लिखी है। प्रश्न 119 देखते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना
खालिस्तान में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। सही उत्तर हो जाएगा 1993, विकल्प भी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना 1993 में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न संख्या 120 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अनुसूची से। पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? विकल्प 7, 9, 10, 13। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 10। पंचायतों अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 को पेशा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, पेशा। और यह कानून पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों के 10 राज्यों में लागू है और ये राज्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 121 अनुच्छेद से, अच्छा प्रश्न है संविधान से। अनुच्छेद खालिस्तान के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 108, विकल्प सी सही हो जाएगा। बेसिक प्रश्न है, सभी से हो जाएगा। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो विकल्प इसमें हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की, जिस विकल्प में होगा सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। और ये स्पीकर, विकल्प बी सही हो जाएगा। एक तथ्य यहाँ से याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और लोकसभा मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। प्रश्न संख्या 123 भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो उत्तर हो जाएगा सबसे नज़दीक शहर है मध्य प्रदेश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रहे 8 राज्य। ट्रिक के माध्यम से भी आपको 8 राज्य याद होंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सही उत्तर बांग्लादेश हो जाएगा। तो विकल्प डी में दिया हुआ है, बाकी सभी देश दिए हैं। बांग्लादेश के बाद चीन दूसरे नंबर का भी याद रखना, क्योंकि आने वाले समय हो सकता है दूसरे नंबर की सर्वाधिक सीमा पूछ ले किसके साथ, तो चीन के साथ में। तीसरी पाकिस्तान। शेष बातें आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 125 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय प्रायद्वीप खालिस्तान तक फैला हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर तक। हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 126 दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा द ग्रैंड कैन्यन। विकल्प डी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है कौन? द ग्रैंड कैन्यन। प्रश्न संख्या 127 दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उत्तर हो जाएगा माजुली। असम में किस नदी पर बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रश्न संख्या 128 ताजमहल के कैलीग्राफर यानी सुलेखक 1648 इसकी रचना और पूरा किया। तो ताजमहल के पूछे गए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा अमानत खान सिराजी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 129 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 1931 आप जानते हैं 23 मार्च 1931। विकल्प भी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार संरचना को सुधारों की घोषणा की जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसका अधिनियम है? 1909 का अधिनियम है। 1909 मॉर्ले मिंटो अधिनियम बोला जाता है इसको। भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। एक और यहाँ से व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।